हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा कि थंबनेल पर देखकर आप लोग समझ चुके हैं कि हम लोग आज जो है इस वीडियो में एनसीईटी आईटीपी 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यू को सॉल्व करना। तो आज इस पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग 2023 के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और वह है आपका जनरल टेस्ट का। जी हाँ, बिल्कुल जनरल टेस्ट में जैसा आप सभी को पता है कि 25 क्वेश्चन आपके आते हैं जनरल टेस्ट में। तो 2023 में जो आपका पेपर हुआ था एनसीईटी 2023 का, उस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल विश्वास करिए कि जो पेपर 2023 में आया था सेम उसी पैटर्न पे आपका जो आपका पैटर्न है, जिस पैटर्न पे आपका पीवाईक्यू हुआ था 2023 का, उसी पैटर्न पे 2024 में भी आपका जो पेपर है वो आने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान से ये अपने पास रख लीजिए कि आपको 2024 की तैयारी करना है तो आपका 2023 का जो आपका पेपर है उसे आपको सॉल्व करना होगा। तो आज हम लोग जो जनरल टेस्ट का 2023 का पेपर उसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो भी स्टूडेंट एनसीईटी आईटीपी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारे यहाँ कोर्स लॉन्च कर दिया गया है जो कि कॉमन सब्जेक्ट का है, जिसमें आपको दो लैंग्वेज उनकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, हिंदी इंग्लिश। जनरल टेस्ट जिसमें आपका जो हम लोग अभी जनरल टेस्ट का पेपर सॉल्व करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स रीजनिंग मैथ ये सब आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपको पढ़ाया जाएगा। ये 4 सब्जेक्ट टोटल जो आपको कोर्स अवेलेबल होगा वह केवल 999 में अवेलेबल होगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू एनालिसिस और टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड रहेगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 7309733765 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं 2023 में जो आपका पेपर हुआ था उस पेपर के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रश्न आए हुए थे उसको हम देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह था आपका मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, यानी कि लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को आपको मेल करना था। पहले में आपको ऑथर दिया हुआ है, ऑथर यानी कि यहाँ पर जो लेखक है उनके बारे में और जो लेखक की बुक या फिर उनकी कविताएं हैं उनके बारे में दिया है, आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा दिया हुआ है रसखान दिए हुए हैं। ठीक है, क्या दिए हुए हैं? रसखान। तो रसखान के बारे में आप सभी को पता है कि रसखान जी की जो अंतिम रचना थी वह आपकी प्रेम वाटिका थी। कौन थी? आपकी प्रेम वाटिका। यहाँ पे यानी कि कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन होगा पहले का, मतलब जो आपका रसखान है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रेम वाटिका। और ये प्रेम वाटिका कब आपका, मतलब ये इनकी अंतिम रचना क्या थी, कब प्रकाशित हुई थी? तो इन्होंने 1614 में प्रेम वाटिका को लिखा था और 1416 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जयदेव की बात करते हैं। जयदेव जी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जयदेव ने गीत गोविंद की और रति मंजरी नामक 2 रचना की थी। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है आपका कबीरदास। कबीरदास की जो भी रचनाएं हैं उनका एक संग्रह है, उसे हम लोग बीजक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बीजक बोलते हैं। और इस बीजक में के 3 भाग हैं आपका, साखी, सबद, रमैनी। ठीक है, तो ये कौन से हैं आपके? साखी, सबद और रमैनी। ठीक है, ये 3 भाग है इसके। तो ये तीनों ही भाग किसके हैं? आपके बीजक के हैं। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? कबीरदास जी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आपका मलिक मोहम्मद जायज जी के द्वारा पद्मावत की रचना की गई है, तो ये आपका डी हो गया। तो आप सबको जब मिलान करेंगे तो आपका जो ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे कि ए का 4 होगा, तो ए का 4 कहाँ पे है? पहले दूसरे में है। बी का 1 हो गया। सी का आपका यहाँ पर देखेंगे तो 2 है, तो सी का 2 किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर देख रहे मिल रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अब ये जो प्रश्न है वो आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एम के संदर्भ में के की दिशा क्या है। अब इसमें 2 आपके दिए हुए हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एम एस के पूर्व में 8 मीटर है, क्यू एस के उत्तर में है, पी क्यू से 4 मीटर दूर है, के पी के उत्तर में 2 मीटर है। तो जब इसका सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एम के संदर्भ में जो के की दिशा है वो आपको सही तरीके से नहीं पता चलेगी, यानी यह प्रश्न का सही उत्तर नहीं आपको दिखाई देगा। ठीक है, सेकेंड है के जे के 12 मीटर पश्चिम में है, क्यू के 6 मीटर दक्षिण में है, तो एम क्यू के दक्षिण पूर्व में है, ये आपको यहाँ पर बता रहा है। तो ये जो आपके ऑप्शन देख रहे हैं कि यदि कथन 1 में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यदि कथन 2 में दिया गया डाटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो कथन तो एक है नहीं,
तो कथन 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। कह रहा है कि द साइंस ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज, यानी कि इनमें से भूकंप संबंधी जो विज्ञान है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया सिस्मोलॉजी, मेटीरोलॉजी, जियोलॉजी या फिर आपका ज्वालामुखी विज्ञान। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो आपका भूकंप विज्ञान है, ठीक है, भूकंप विज्ञान जिसको हम लोग सिस्मोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, भूकंप विज्ञान, ठीक है, भूकंप विज्ञान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं। और ये किसका भाग है, तो ये भौतिक भूगोल का एक भाग है। ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका भौतिक भूगोल का एक भाग है, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भूकंप की हम जो पढ़ाई करते हैं, जिसके बारे में जानते हैं, वो किस में जानते हैं, हम लोग सिस्मोलॉजी में जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका 4, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। अब इस 4 प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। कह रहा है आपका कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 65 अंक प्रति विषय औसत से अंक प्राप्त करता है। अगर वह अंग्रेजी विषय में 20 अंक और प्राप्त करता है, 20 अंक जो है और प्राप्त कर लेता है, और अपने गणित के विषय में 2 अंक अतिरिक्त प्राप्त कर लेता है, तो उसके प्रति विषय, ध्यान रखिएगा, प्रति विषय का जो औसत होगा वह 67 हो जाएगा, ये कह रहा है। तो परीक्षा में कुल विषयों की संख्या कितनी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कुल जो विषय का एग्जामिनेशन होता है वह x होता है। माना यहाँ पर हम यहाँ पर मानते हैं, माना कुल जो आपके विषय हैं, कुल विषय कितने हैं आपके, x हैं। ठीक है, अब यहाँ पर x हमने मान लिया। अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट का जो मार्क्स है, इंग्लिश सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वह कितना है आपका, मान लेते हैं यहाँ पर x1 है। ठीक है, वहीं पर अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर जो मैथ सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, उसका जो मार्क्स है वह x2 है। ठीक है, ये हम केवल मान रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि एक परीक्षा में विद्यार्थी 65 अंक प्रति विषय औसत से अंक ज्यादा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आप देखिए ध्यानपूर्वक, तो हम इसे करेंगे 65 इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है, इसके बाद यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि सम ऑफ द रिमेनिंग सब्जेक्ट, सम ऑफ द रिमेनिंग सब्जेक्ट, यानी कि जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनका हम यहां पर ऐड कर देंगे। ठीक है, और अपॉन में क्या कर देंगे, यहां पर हम लोग अपॉन में आपका हो जाएगा x, हो जाएगा ना x यहां पर। क्लियर बात है, ये पहला हमें डेटा मिल गया। यानी यहां पर हम कह सकते हैं आपका कि ये जो x है ये 65 के पास जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 65x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस सब्जेक्ट ऑफ रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग सम ऑफ रिमेनिंग सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इस डेटा के अनुसार हम लोग फिर करेंगे कि यहां पे कह रहा है कि अपने गणित विषय में 2 अंक अतिरिक्त प्राप्त कर लेता है, तो उसके प्रति विषय का औसत 67 हो जाता है। हम फिर से यहां पर 67 का करेंगे, यानी कि 67 इक्वल टू x1 प्लस 20 प्लस x2 प्लस सम ऑफ द रिमेनिंग सब्जेक्ट, सम ऑफ द रिमेनिंग सब्जेक्ट। ठीक है, अपॉन में आपका हो जाएगा यहां पर x हो जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हमें फिर से निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, यहां पर x जो है वह 67 के पास चला जाएगा, और जब ये 67 के पास चला जाएगा तो आपका यहां पर 20 आपका यहां पर बचा है। ठीक है, 20 बचा हुआ है ना, तो ये 20 यहां पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, -20 हो जाएगा। तो इस प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वह x इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर x इक्वल टू 11 होगा। कितना होगा 11, यानी हमारा जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वह दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
इससे थोड़ा सा आपको विस्तार में नहीं समझा पाएंगे क्योंकि शॉर्ट में ही बता पा रहे हैं, क्योंकि अगर विस्तार में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोग का टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि अमन ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किया और 10 अंक से फेल हो गया, जबकि पवन ने उसी परीक्षा में कुल 45% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक ज्यादा प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण अंक की संख्या कितनी है? उत्तीर्ण अंक कितने ये आपको बताना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि माना लेट करते हैं यहाँ पर, लेट टोटल मार्क्स यानी कि कुल जो मार्क्स हैं आपके वह कितने हैं, x हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम अमन का देखते हैं कि अमन के जो मार्क्स हैं वह कितने हैं, अमन के जो मार्क्स हैं वह कितने हैं आपके 25% है ना, 25%। तो 25% और उसके बाद यहां पे आपका क्या दिया हुआ है, प्लस x दिया हुआ है, यानी ये ज्यादा है आपका, है ना ज्यादा। तो उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे आगे, तो आपको सारी चीजें जो है यहाँ पर क्लियर होती जाएंगी। ये x है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं आपका पवन के बाद, पवन का मानेंगे तो पवन का कितना हो जाएगा, यहाँ पर पवन का है 45% और -15 है, ये हो गया। अब ये चीजें आपको पता चले कि अमन कितने हैं और पवन के कितने हैं, तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि 25% प्लस 10 इक्वल टू 45% -15 कर सकते हैं इसको हम लोग ना। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो यहां पे आपको मिल जाएगा 20% इक्वल टू 25 यहां पे हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर 1% का हम निकालेंगे तो ये आपका 25 अपॉन में 20 हो जाएगा और इसका आंसर जो हमें ये हो जाएगा आपका। फिर 25% का हम निकालेंगे एक बार फिर से, 25% इक्वल टू 25 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो 125 अपॉन में 4 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो फिर अब इसको कट करेंगे तो 31.25 आएगा, 31.25। अब ये 10 अंक ज्यादा, यहाँ 10 अंक से फेल हो रहा है इसलिए 10 अंक हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 41.25, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वह सही हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा ना, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए। अब बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पे क्या कह रहा है इसको समझिए। कह रहा है आपका कि कथन एक, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए सन 1965 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की स्थापना की। कथन 2 कह रहा है सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्रीमान गोह चौक टोक को सन 2003 का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार उनकी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए दिया गया। तो ये दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है आपके, ये दोनों ही कथन आपके बिल्कुल ही सही हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2 ये दोनों ही आपके यहाँ पर सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 7 का रहा है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी देखिए जो भी प्रश्न आपके दिए हैं वह बहुत ही इजी प्रश्न, अगर आप सॉल्व करेंगे तो। कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 60,000 पर 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष पर प्राप्त हुए चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो साधारण ब्याज पर रखी गई राशि कितनी होगी। तो हमें इसमें से सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, हमें इसका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, यानी अमाउंट हमारा जो है यहाँ पे हो जाएगा 60,000। ठीक है, 60,000। फिर इसके बाद आपका 1 + 10 अपॉन में 100 और ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करिएगा आप तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो 72,600 मिलेगा। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको 72,600 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर a - p करिएगा। ठीक है, a - p करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिएगा कि 72,600 माइनस 60,000, 60,000 करिए तो यहाँ पर जो आपको प्राप्त होगा वह क्या होगा, 12,600 प्राप्त होगा। ठीक है, और ये 12,600 क्या है आपका, ये है आपका CI
कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अब हम यहाँ पर हम मानेंगे कि माना जो धनराशि है, यानी कि जो राशि मतलब माना कि यहाँ पर जो राशि है वह x है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है कि आपका साधारण ब्याज बराबर आपका होता है ना मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, तो यही हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, यानी x यहाँ पे हो जाएगा x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 100, ठीक है। और फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12,600 अपॉन में आपका 2, क्योंकि यहाँ पे कहा है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज का आधा का मतलब 2 ही होता है ना, एक बटा के 2, आधा ये होता है, तो ये हम लोग यहाँ पे कर दिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप कुल मिलाकर के, तो आपका जो x का वैल्यू आएगा आपको मिलेगा वह रहेगा 26,250 मिलेगा, ठीक है। ये x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका वह सही हो जाएगा। आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, कह रहा है मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कह रहा है यहाँ पे माउंट यहाँ पे देवा है और ये आपका कौन से स्टेट में है। तो आप देखेंगे माना, यानी कि जो मान दर्रा है वह कहाँ पे स्थित है, तो मान दर्रा जो स्थित है आपका वह उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में नंदा देवी के बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित है आपका। तो कहाँ पे आपका उत्तराखंड में है, यानी यहाँ पर ए का 4 हो जाएगा। फिर है नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम के पूर्वी जिले में हिमालय में स्थित है। कहाँ पर, सिक्किम में, तो सिक्किम आपका हो गया बी ऑप्शन। फिर कह रहा जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जो है आपका वह लद्दाख के कारगिल में है, तो ये आपका हो जाएगा सी। इसके बाद आपका जो बचा सिपकीला, तो यह आपका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, तो ये आपका डी। तो अब यहाँ पे आप ऑप्शन मिला सकते हैं, यानी कि ए का जो है वह 4 होगा, ए का 4 होगा, फिर बी का जो होगा वह 1 होगा, बी का 1, फिर सी का जो है वह आपका 2 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है आपको दिखाई दे रहा है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 355, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, किस में कहा गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो कहा गया है वह आपका है किसमें, आर्टिकल 352 में कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वह सही हो जाएगा। अभी तक अगर हम बात करते हैं कि 352 के तहत हमारे देश में 3 बार जो है वह आपातकाल लागू हो चुका है, 3 बार आपातकाल लागू हुआ है, ठीक है, आपातकाल। और कौन कौन सा सन है ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछे। पहला 1962 जब चीन के साथ युद्ध हो रहा था, 1971 और उसके बाद आपका 1975 में, ठीक है। ये 3 बार हुए हैं जब हमारे देश में जो है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 352 का प्रयोग करके क्या लागू किया गया है, आपातकाल की घोषणा की गई या फिर आपातकाल लागू किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 10, कह रहा है यहाँ पर कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नया नाम क्या है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नया नाम क्या है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का जो नया नाम है वह है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा, संभाजी नगर। जी हाँ बिल्कुल, संभाजी नगर ये हो गया, छत्रपति संभाजी नगर ये इसका पूरा नाम है। और ये 2022 में चेंज हुआ था। कब हुआ था, 2022 में जो औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र का उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, संभाजी नगर कर दिया गया था, ठीक है ना, समझ गए बात है आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि हम लोग इसको नाम देते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो यहाँ पे कहा रहा है कि एक निश्चित भाषा में प्रॉब्लम को हम लोग लिखते हैं PSQYNFM लिखा जाता है, उसी कोड में बिल्डर को क्या लिखेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, प्रॉब्लम लिखा हुआ है, प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर लिख दिए। अब प्रॉब्लम के नीचे जो वर्ड उसके अकॉर्डिंग लिखा गया उसको लिखेंगे, PSQYNFM ये दिया हुआ है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि जो यहां पे पूछा गया है आप लोग का
ठीक है, जो यहाँ पे पूछा गया है इसमें क्या क्या चीजें कॉमन आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, अगर हम इसे दो भागों में इसे विभाजित करते हैं, 3 भागों में, तो देखेंगे कि जो पहला लेटर है वह तीसरे लेटर से मिल रहा है, यानी कि पी क्यू, पी क्यू, उसके बाद ओ पी, ओ पी, फिर आर एस, ये हो रहा है ऐसे। उसी प्रकार से यहां पे देखेंगे जे के एल एम, एम एन, ई एफ, हो रहा ना। और यहां पर बीच में जो बी और वाई है ये जस्ट अपोजिट है, क्या है आपके, अपोजिट है ना, अपोजिट। तो सेम चीज हमें यहां पर भी खोजना है, किसके बारे में, बिल्डर के बारे में। तो यहां पर हम पहले बिल्डर लिख देंगे, ठीक है, बिल्डर, ठीक, बिल्डर हमने लिख दिया। अब बिल्डर में हम यहां पर क्या करेंगे, 3 भागों में इसे भी डिवाइड कर देंगे, कर दिए आप डिवाइड। तो यहां पे हमें जो मिल रहा है आपका, वह क्या मिल रहा है आपका भाई, तो ध्यान से देखिएगा, आई जो जे, ठीक है, आई जे यू वी बी सी, ये हमें मिल गया ना यहां पर हम लोग को। अब एल का जो उल्टा होता है वह ओ होता है ना, ओ। इसके बाद डी, डी दिया हुआ है, डी ई आर एस, ई का उल्टा, ई का जो था एफ होगा। तो यहां पर जे यू सी ओ एस एफ ई जहां पर भी है आपको वो सही हो जाएगा, यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 12, क्या कह रहा है, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के जो सभापति हो वह आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही होते हैं। तो हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वह बी हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में भारत देश के जो वाइस प्रेसिडेंट वह कौन है, ये आप लोग आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा कि वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वह कौन है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है, इसको समझिएगा, फिर उसके बाद यहां पर आंसर आप लोग कर पाएंगे इसको। ठीक है, क्या कर रहा है इसको कि ए और बी नामक दो व्यक्तियों का वजन 3:5 के अनुपात में है। अगर ए का वजन 20% बढ़ता है और ए और बी दोनों को मिलाकर 25% कुल वृद्धि होने से वजन 80 किग्रा हो जाता है, तो बी के कुल वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बोला जा रहा है। तो इसको सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख दें ए और आपका बी। क्या कर रहा है, ए और बी दो नामक व्यक्तियों का वजन 3:5 है। क्या है आपका, 3:5 है। तो हम यहाँ पे 3:5 कर देते हैं। ठीक है, 3:5 कर दिए। अब यहां पे कह रहा है आपका कि अगर ए का वजन 20% बढ़ाते हैं, क्या करते हैं हम 20% जो है वह बढ़ा देते हैं, किसका वजन, ए का। तो हम चलिए 20% इसका बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है आपका तो कुल वृद्धि से वजन 80 किग्रा हो जाता है, यानी कुल होने से क्या होता है, ये 80 किग्रा हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 80 किग्रा हो जाता है। तो यहां पर आपका कह रहा है 80 किलो, तो बी के कुल वजन का कितना होगा। तो यानी हम कह सकते हैं यहां पर कि आपका जो है 25 का 3 गुना हुआ, 25 या 75 हुआ, तभी नहीं हुआ, इससे कम हुआ तो हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे यहां पर आपका 20 है और ये यहां पर आपका ये आपका 25% यहां पे हो जाएगा। ठीक है, 25%, और ये आपका 3 और संबंधी 5 है, तो यहाँ पे 3 संबंधी 5 है, यानी कि यहाँ पर ए इसका 1 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका 1 गुना करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 गुना करेंगे, तो ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, और गुणे 1 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणे 1 गुना हो जाएगा। ठीक, समझ में बात आ गई। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, आपका जो हमें मिला वह है आपका 25 और 3, 25% कुल वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर बी का कुल वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 3% ये हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3%। तो यानी कि हम यहां पर देखेंगे 25 3 28, तो ये आपका 28% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वह बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको मुझे जहां तक लग रहा है कि ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये एडवांस लेवल की आपकी ट्रिक है। अगर मैं इसको समझाते चलूँ तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो भी आपको विधि आता है वो सिंपल विधि आप लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब आपको कम टाइम में प्रश्न को हल करना होता है, मिनिमम 30 सेकेंड आपको टाइम मिलता है। तो जब तक आप एडवांस लेवल का नहीं जानेंगे तब तक आप कोई भी प्रश्न 30 सेकेंड में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है
प्रश्न कर रहा है आपका 14, क्या कर रहा है प्रश्न नंबर 14 यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा। कर रहा है आपका कि 20 years ago यानी कि 20 years ago a man was 3 times as old as his son. Now the man is twice as old as his son. The sum of the present age of man and his son. यानी कि 20 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 3 गुना बड़ा था, अब वो आदमी अपने बेटे से 2 गुना बड़ा है, तो आदमी और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का क्या होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना जो है आदमी यानी कि मैन जो है वह क्या है आपका एक्स है, ठीक है, और जो सन है वो वाई है, ठीक है, क्लियर बात है। तो अब यहां पर कह सकते हैं कि 20 साल पहले आदमी अपने बेटे से 3 गुना बड़ा था, तो 20 साल पहले कह रहा है यानी कि x माइनस 20 और इक्वल टू, और बेटा है y माइनस 20। अब ये 3 गुना बड़ा कह रहा है, कौन था, बेटे से 3 गुना बड़ा था, तो हम यहाँ पे 3 गुना कर देंगे, ठीक है, 3 गुना कर देंगे। अब इसको जब सॉल्व करिएगा आप, इन सबको अब जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहा रहा है कि जो आपका यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं x माइनस 20 इक्वल टू 3y माइनस 60 हो जाएगा नहीं ये आपका। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि जो x की वैल्यू है, x जो वैल्यू है इसमें ध्यानपूर्वक समझिएगा कि 40 वर्ष पहले यानी कि 40, यहाँ पे जो x की वैल्यू हम निकालेंगे वह क्या हो जाएगा आपका, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है, जो x का 2 गुना है, यहाँ पे कह रहा है कि आपका अपने अब वो आदमी अपने बेटे से 2 गुना बड़ा है, तो x इक्वल टू 2y यानी कि 2 गुना बड़ा है। तो अब यहाँ पर x की हम 2y कर सकते हैं, तो 2y माइनस 20 इक्वल टू 3y माइनस 60, यानी आप जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको y इक्वल टू 40 हो जाएगा 40। अब यहाँ पर जब 40 हो गया तो अब यहाँ पर देखिए आप कि x इक्वल टू आपका 40 इंटू 2 इक्वल टू 80 हो जाएगा। इसके अलावा y के अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो y का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका y के हो जाएगा कितना आपका भाई, ये 80 हो गया ना आपका, यहाँ पर x इक्वल टू 40 इंटू 2। अब यहाँ पर x के जो आपका y है दिया हुआ है x इक्वल टू क्या ना 2y है, तो 2y इक्वल टू 80 हो जाएगा, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 अपॉन में 2, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब हम 80 को और 40 को ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 120 मिल जाएगा, यानी 120 वर्ष। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्न दिया गया ये भी आपका रीजनिंग से संबंधित है, इसे सॉल्व यहाँ पे एक बार मैं पढ़ देता हूँ। क्या रहा है कि पी क्यू आर एस टी और यू परिवार के 6 सदस्य हैं, जिनमें 2 विवाहित हैं और 1 डॉक्टर है, जिसकी शादी आर और यू की मां से जो कि शिक्षक हैं उनसे हुई है। क्यू एक वकील है जिसकी शादी पी से हुई है। पी का एक बेटा और पोता है। 2 विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है। परिवार में एक विद्यार्थी और पुरुष पायलट भी है। परिवार में पौत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो ये प्रश्न थोड़ा आपको समझानेंगे तो अब बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए टाइम को बचत करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं ताकि आप लोग समझ सकें। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यहाँ पर पायलट होगा, ठीक है। परिवार में पौत्र का संबंध जो है वह पायलट है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 16 पे। 16 दिया हुआ है आपका, ये एनालिटिकल रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है तय करें कि दिए गए कथनों में कौन सा कथन तार्किक रूप से निष्कर्ष का अनुसरण करता है। कथन कर रहा है कि कोई ए बी नहीं है, कुछ बी सी है, कम से कम कुछ सी डी है। निष्कर्ष है कुछ ए डी है, कुछ बी डी होने की संभावना है। अब यहाँ पे कौन सा कथन निष्कर्ष सही है ये आपको बताना है। तो हम अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका जो कथन 2 है कि कुछ बी डी की संभावना है, यही इसका अनुसरण करते हैं, लेकिन कथन 1 नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वह सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है यहाँ पर 17 क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय संसद राज्य के विषय पर तब तक कानून नहीं बना सकती जब तक कि भारत के राष्ट्रपति ऐसा करने का निर्देश नहीं देते, ठीक है। क्या करते हैं, बिल्कुल नहीं देते। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका 17 का सही होगा वो कौन सा होगा भाई, तो 17 का जो आंसर होगा ये भी आपका सही है। राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित न कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा आवश्यक है, ये भी सही है,
ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष प्रमाणित न करे ये कानून आवश्यक है, ये गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल नो, ये भी गलत है, यानी कि हमारा ए और बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 17 का क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, 17 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही होगा, यानी ए और बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये भी आपका प्रश्न मैथ से संबंधित है। कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप पूरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। शुरुआत में ए और बी को 4 मिनट तक खुला रखा जाता है और फिर सी को भी उनके साथ खोला जाता है। टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? तो इसमें जो टंकी खाली होगी वह खाली होगी आपकी यहाँ पर 12 मिनट में खाली होगी। अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसे आप लोग थोड़ा सा समझिएगा अपने से। अगर आप लोग कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो मैं आप लोग को बताने के लिए हूँ ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम का अभाव है, इसलिए आपको मैं एक्सप्लेन करके पूरी तरह से नहीं बता पाऊंगा। प्रश्न नंबर 19 में देखें तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कोई भी देखेगा तो बता सकता है कि कितनी आकृतियां हैं। यहाँ पे जो भी त्रिभुज बने हैं उन त्रिभुजों को आपको एक नंबर देना होता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। उसी प्रकार से सभी को आपको एक नंबर देना होता है, उसी नंबर के अकॉर्डिंग आपको त्रिभुजों की संख्या है वह निकालनी होती है। तो जो आपको त्रिभुज यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये त्रिभुज देख रहे हैं, ये बहुत ईजी है, आपको बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। बिल्कुल कोई भी यहाँ पर इन त्रिभुजों को देखकर कर सकता है कि इसमें जो है वो कुल 24 जो आपके त्रिभुज है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद आपका 20वां यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आपका रीजनिंग संबंधित है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका ये सवाल हल करना है। 17 मई 1770 को कौन सा दिन था? तो सिंपल सी यहाँ पर हम निकालेंगे, जो विधि अपनाई जाती है, जिस विधि के द्वारा इन प्रश्नों को हल किया जाता है, उस विधि के द्वारा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर होगा वह बी सही होगा, शनिवार होगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 21 दिया हुआ है यहाँ पर, करा हु इज ऑथर्ड ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया, यानी ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं भाई वह है आपके जोसेफ लेली वेल्ड, आपके सही आंसर होंगे। ठीक है। इसके बाद आपका है 22वां क्वेश्चन, करा है गायत्री मंत्र किस वेद में है, किस वेद में चर्चा किया गया है? तो इसका चर्चा आपको ऋग्वेद में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? ऋग्वेद में देखने को मिल जाएगा। फिर आपका एक और प्रश्न मैथ से संबंधित है, कह रहा है आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूर्ण करते हैं। वे एक साथ काम को प्रारंभ करते हैं, किंतु एक कार्य खत्म होने के दिन पहले काम को छोड़ देता है। बी भी ए के साथ काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। कुल कार्य कितने दिन में पूर्ण होगा, ये कहा जा रहा है। तो ये जो आप इस सवाल को जब हल करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वह क्या होगा? 6 सही 4/15, ये आपका ऑप्शन आएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 जो दिया हुआ है वह क्या कह रहा है कि आभा इज डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर अंकित, चारू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर, चारू शुड कॉल आभा, यानी कि आभा मेरी माँ के भाई अंकित की बेटी है, चारू मेरी माँ की पोती, चारू आभा को क्या कहेगी? तो सिंपल इस प्रश्न को आप लोग, ये ब्लड रिलेशन संबंध क्वेश्चन है, इसको आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो चारू है वो आभा को आंट कहेगी, यानी आंटी कहेगी। ठीक है। और ये अब आपका आखिरी प्रश्न है यहाँ पर, अ पर्सन ट्रेवल 245 किमी इन 6 आवर्स इन 2 स्टेज, यानी कि एक व्यक्ति 2 चरणों में 245 किलोमीटर की यात्रा को 6 घंटे में पूरा करता है। यात्रा के पहले चरण में वह बस द्वारा, जिसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यात्रा करता है। दूसरे चरण में 50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलती है। तो रेलगाड़ी से यात्रा करता है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसने कितनी दूरी तय की है? तो 25 से अगर हम पूरी तरह से इसको सॉल्व करेंगे आप, इसमें तो कहा जाए कि रेलगाड़ी द्वारा उसने कुल 25 किलोमीटर की जो यात्रा है वह तय की है। ठीक है। तो ये आपके 25 प्रश्न रहे जो कि एनसीईटी 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर थे। और अगर आप एनसीईटी आईटीपी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे आप लोग को टेस्ट सीरीज लॉन्च भी कर दिया गया है। टेस्ट सीरीज भी, इस टेस्ट सीरीज आपका बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड सभी के लिए है, जिसमें आपको 30+ मॉक टेस्ट मिलेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा, सब्जेक्ट वाइज रहेगा, फुल लेंथ टेस्ट रहेगा और प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, जो कि केवल 499 में आपको यह मिल रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोग को आज के सेशन से बहुत सारी चीजें समझ में आए होंगी, किस प्रकार के लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या जो प्रश्न है, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। इसमें आप लोगों ने देखा कि इसमें रीजनिंग से भी मैथ है, मैथ से भी और जीके जीएस से भी थे। ठीक है।
और कोई भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, कोशिश किया जाएगा आपके सभी कमेंट का जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।